सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। ये ऑर्डर या वजाहत जारी करते हुए जो उन्होंने 14 सितंबर को की, और सबसे बड़ा उसमें सवाल यह है कि क्या ये 8 जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं या नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो क्या इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और फिर एक और बहुत आम सवाल जो है वो ये है कि अगर ये चेंबर में कहा गया था कि आके हमसे वजाहत तलब करें, हमसे वजाहत ली जा सकती है, तो वो जो मीटिंग है 8 जजेस की वो किस चेंबर में हुई, उसको किस तरीक़ाकार के तहत बुलाया गया, वही तरीक़ाकार जो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत नाफिज हुआ है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है या नहीं की गई। क्योंकि इन सवालात से ये लगता है कि उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और उसमें बहुत अहम सवालात हैं। इन सवालात का जवाब आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन एक बात तय है कि इख्तलाफात बहुत हैं, इख्तलाफ राय बहुत है कानूनी और आइनी मामलात पर, और उम्मीद है कि इस दफ़ा ये जो स्ट्रगल शुरू हुई है ये किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगी और हम भी दूसरी मैच्योर कौमों की तरह हमारे जो बुनियादी आइनी और कानूनी मसाइल हैं उनको एक दफ़ा हल कर लेंगे, उम्मीद रखते हैं। हॉट इशू आज का, और हमारा आज का हॉट इशू है मुनसिफ खुद कटहरे में, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए कि 21 सितंबर को मखसूस रिश्तों का केस और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अक्सरियती जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उनसे जवाब तलब कर लिया है। लेकिन ये वजाहत थी या ऑर्डर था, ये सवालात जो पेश किए गए हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, उससे लगता है कि ये उन 8 जजेस का ऑर्डर था जिसको मीडिया ने और सब ने यही समझा कि वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और बड़े अहम उस पर सवालात उठाए गए हैं। हमें ज्वाइन किया हाफिज़ एहसान खोखर साहब ने, माहिर कानून हैं, और हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं बहुत सालों से। हाफिज़ साहब आपसे शुरू कर लूँ, आप बताइएगा ये जो सवालात आए हैं आपको पता है क्या सवालात है, और इसकी वजह वो है 14 सितंबर को जो वजाहत जारी हुई और जिसके बारे में फिर डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दी कि ये कैसे बगैर नोटिस के हो गए। तो एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसका अब हम ये एक अगला स्टेप देख रहे हैं कि अब 9 सवालात पूछे गए हैं। इन सवालात की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाह अफसार भाई, बहुत आपका शुक्रिया। अगर आप ये देखें तो ये कंट्रोवर्सी बुनियादी तौर पे स्टार्ट हुई है 21 फरवरी 2024 को, जब SIC ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक एप्लीकेशन मूव की। उसके बाद ये है कि 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया। उसके बाद मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले उस ऑर्डर को सस्पेंड किया और उसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला कर दिया जो 28 मार्च को है। अब जब 28 मार्च को आया तो आपको याद होगा कि उस वक्त इलेक्शन सेनेट के होने थे, और जो PTI की गवर्नमेंट है KPK के अंदर, उन्होंने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट के अंदर रिफ्यूज़ कर दिया, और उसके बाद आपने देखा कि वो पोस्टपोन हो गए। उसके बाद मामला आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस केस की फ़िक्स हेयरिंग थी वो 28 या 29 मई थी, लेकिन इस डेट को पीछे करके लेके आया गया और 6 मई को इसके ऊपर हेयरिंग की गई 3 मेंबर्स बेंच ने, और 3 मेंबर्स बेंच ने सेम डे जो है वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया, सेम डे अटॉर्नी जनरल को बुलाया, और सेम डे ही इस जो पेशावर हाई कोर्ट की 5-0 एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट थी उस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया। और एक ही पॉइंट था, कौन थे चीफ जस्टिस? वो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। इस बेंच को जो हेड कर रहे थे वो जस्टिस मंसूर कर रहे थे, और उनके साथ जो थे जस्टिस अतर मिनल्ला थे। अब ये उस वक्त तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, मौजूद था। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो आपने पूछा ना कि नहीं कमेटी, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस केस के अंदर कितनी चीजें अनयूजुअल जो हो रही हैं कि अगर 29 मई को अगर आप केस को फिक्स करते हैं तो यकदम आपको क्या आ गया कि आप 6 को आए। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट किया सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कि क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो सीट्स मिली हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ है या नहीं है। ये थी सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी। उसके बाद आपका एक फुल कोर्ट बना, 13 मेंबर्स बेंच बने 13। फिर आपने उस हेयरिंग के अंदर देखा कि केस की बजाय जो जजेस की आपस के अंदर ऑब्जर्वेशन थी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनयूजुअल। अब आगे आ जाए, अब जब वो फैसला आया, उस फैसले 4 फैसले उस दिन आए, एक 8 का आया, एक 2-2 के आया और एक जस्टिस याह्या अफरीदी का आया। इसके अंदर उन्होंने क्लैरिफिकेशन को ऑफर करवाया। इलेक्शन कमीशन ने उस क्लैरिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन दी। अब यहां पे अफसार भाई आपका सवाल यह है
कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई दरखास्त आप देते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करती कि उसके ऊपर नोटिस करती है, हेयरिंग करती है, उसको चाहे चेंबर के अंदर करे या ओपन कोर्ट के अंदर गर्मियों की नहीं, लेकिन वो 8 मेंबर्स बेंच तो अवेलेबल था ना जी। 8 मेंबर्स बेंच को गर्मियों की छुट्टियों के बाद आके कर नहीं, एक आया रिव्यू आया जो आर्टिकल 188 के नीचे आया, और दूसरा वो था जो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन मांगी, डबल डिक्लेरेशन के ऊपर मांगी, इलेक्शन शेड्यूल के ऊपर मांगी, ये सारी उसके ना देने की वजह छुट्टियां नहीं थी। उसके ना देने की छुट्टियां अगर हैं या नहीं थी, लेकिन जब आपने 14 सितंबर को एक ऑर्डर किया तो उस वक्त मुनासिब ये था कि आप इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस कर दे, अगर मौजूद तो थे ना, अगर 14 सितंबर को आए नहीं हुआ। अच्छा, अब ये 21 सितंबर को कर दी ना उन्होंने 14 को ही किया। अब 14 को डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक नोट पुटअप किया चीफ जस्टिस के लिए जी कि आज ये है, चूंकि अपलोड हो गया, उधर आपकी चल रही थी सेशन चल रहा था असेंबली का अमेंडमेंट का, उधर से ये आ गया। अब मैं समझता हूं कि यहाँ के ऊपर जो है एक प्रीएम्पशन जो है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बना हुआ है कि जी शायद अगले दिन ही उस दिन एक सेशन होना था, हमें 8 को देना चाहिए। ये और ये जो assumption है ना कि वो नहीं, देखे ना, आप कुछ चीजों को सीरियस फैक्ट से भी तो लेके चलते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस भी लेके चलते हैं। अब ये अगर चीज, मेरा सवाल ये था कि इन सवालात की अहमियत क्या है? इन सवालात की बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट अहमियत, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच का हिस्सा न होते तो शायद इतनी अहमियत नहीं होनी थी। चीफ जस्टिस इस बेंच का 13 मेंबर्स बेंच का हिस्सा थे। तो नंबर 2 ये, और उन्हें इसके अंदर बैठना चाहिए था ना अगर वो सवालात आए थे। अच्छा, दूसरा ये, अच्छा, ठीक है, वो सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, बाकी भी जितने भी हैं, बाकी भी जितने, और डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि जब आप, और दूसरा सर इसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जब आपके पास वो मामला आया, आपने सुना भी नहीं है, तो फिर जो उनकी क्लैरिफिकेशन थी आप उसका तो जवाब देते ना। वो इलेक्शन कमीशन उन्होंने आर्टिकल 51 का 106 आपने आपके कहने का मतलब ये मुख्तसरन आसान अल्फाज में लोगों के लिए कि कौमी असम्बली में जो आईनी तरमीम आ रही थी उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए 8 मेंबर बेंच, 8 जजेस ने, मेंबर बेंच भी नहीं है, 8 जजेस ने ये जल्दी में 14 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी कर, एक परसेप्शन है, और परसेप्शन है। रियलिटी हसनात साहब क्या है? देखिए 12 जुलाई का मेरा ख्याल है हाफिज साहब ने सारी तमीद बांधी, लेकिन 12 जुलाई का जो ऑर्डर है उसका आखिरी पैराग्राफ नहीं पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है कि जब भी इलेक्शन कमीशन या पीटीआई को किसी मामले में कन्फ्यूजन होगी तो वो एक एप्लीकेशन देंगे और वो एप्लीकेशन चैम्बर में 8 जजेस के पास जाएगी और वो उस पर ऑर्डर पास, 13 पे नहीं जाएगी, वो ऑर्डर पढ़ ले। ठीक है, अब वो ऑर्डर गलत है, ठीक है, उस पर रिव्यू हो जाना है, लेकिन वो ऑर्डर इन फील्ड है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। वो एप्लीकेशन गई, बिल्कुल गई एप्लीकेशन, वो फिर कमेटी। अच्छा, मजे की बात है इलेक्शन कमीशन ने अगर उस ऑर्डर पे कोई इतराज नहीं किया, नो लीक ने नहीं किया, बजाय अगर यहाँ तासुर है ना कि जी ये 8 जजेस प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तो कि भाई मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर रहे हैं कि ताकि माले गनीमत की रिजर्व सीटें दोबारा नून और पीपल्स पार्टी में दे के 2/3 दो और फिर उसके बाद उनका जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाए, उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस बन जाए। ये अभी हम इन तासुर है, हम इन तासुर पे 13 जनवरी से मुस्तकबिल के तासुर पे अभी नहीं जाते, माजी वाले पे रहते हैं कि ये जो ऑर्डर है, ये जो सवालात पूछे हैं जी, आपके ख्याल में ये सवालात जस्टिफाइड हैं या नहीं? मेरा ख्याल है एक सवाल आपको पूछ लेता हूँ। मसलन दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर समाअत के लिए कैसे फिक्स हुई? क्या रजिस्टर ऑफिस ने मुतल्लिका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी तो फ्रीकैन नजरसानी दायर करें, वो क्या इस पे क्या करना चाह रहे हैं, उससे क्या वो ये जो सवाल है, ये ग्राउंड है एक नजरसानी के, एक वजाहत है कि वो एक एप्लीकेशन उसकी आई होगी ना, बिल्कुल वो एप्लीकेशन किधर है? एप्लीकेशन आई है चैम्बर में, वो 12 जुलाई का ऑर्डर देखें, उसमें नहीं लिखा हुआ कि आपने प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10A नहीं है कि अगर आप 12 जुलाई का ऑर्डर का तो आप उसे सुनेंगे तो आखिरी पैराग्राफ पढ़ें, आखिरी पैराग्राफ पढ़ें 12 जुलाई का, उसमें कोई नहीं लिखा हुआ कि कमेटी के पास जाएगी, हियरिंग होगी। अगर वो ऑर्डर गलत है तो रिव्यू हो जाएगा। मैं आपसे एक आपसे सिर्फ स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ, उस ऑर्डर में लिखा कमेटी के पास नहीं जाएगा, ऑर्डर में लिखा है? ऑर्डर में ये नहीं लिखा, लेकिन ऑर्डर में ये लिखा है कि जजेस के पास जाएगी, एक जुडिशियल ऑर्डर है, 8 जजेस के पास जाएगी, तो इसका मतलब कमेटी को बाईपास करके आएगी। तो एक मिनट में जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है ना? तो क्या एक पार्लियामेंट का एक्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें एक बात तय हो गई कि जो भी आएगी एप्लीकेशन वो कमेटी के जरिए आएगी, उसको सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर, होल्ड ऑन, कोई ऑर्डर उसको सुपरसीड कर सकता है? उसके लिए इलेक्शन कमीशन नजरसानी दायर करे। मैं हसनात से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हसनात को जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे एक सुलझे हुए और बैलेंस रिपोर्टर हैं। एक पार्लियामेंट का एक्ट है,
उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कुछ चीज़ें तय हो गई, उसको 8 जजेस फैसला देते थे कि इसको बाईपास करके आप आ सकते हैं। देखिए, ऑर्डर में मैं समझता हूँ कि वो ऑर्डर रिव्यू होना चाहिए या उस पर ग्राउंड है नहीं। रिव्यू करते हैं ना, 10 हफ्ते हो गए, 11 हफ्ते बल्कि। जस्टिस काजी फैसल के जो अपने उनके रिव्यू था ना, वो डिसाइड हुआ, उसके बाद डिटेल जजमेंट कितने 5 महीने बाद आई और कुरेटिव रिव्यू भी आ गया था। पूरी अटेम्प्ट थी उस वक्त की हुकूमत की कि जी किसी तरह कुरेटिव चले 8 क्यों रोकी गई। मैं आपसे एक सवाल, मैं हाफिज साहब आप जवाब दे दीजिए कि मैं एक सवाल से पूछना चाहता हूँ अपनी क्लैरिटी के लिए। अच्छा, 8 जजेस ने ये वजाहत या ऑर्डर जो भी दिया, ये कहाँ हुई? मीटिंग हुई है या खुली अदालत में कोई फैसला हुआ? कहाँ हुआ? वो 12 जुलाई में लिखा हुआ है उस ऑर्डर में कि चैम्बर में 8 जजेस के पास। चैम्बर किसके चैम्बर? क्लैरिफिकेशन किसके चैम्बर में मीटिंग हुई? देखिए, इस तरह आप मॉनिटरिंग पूरी हुई। कई दफा माजी में जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मॉनिटरिंग की, कई केसेस की मॉनिटरिंग की है। गलत किया है, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर है। जुडिशियल ऑर्डर आपको बाइंडिंग है। मॉनिटरिंग की बात ही नहीं कर रहा। मॉनिटरिंग तो गलत है ना, इसकी मैं बात ही नहीं। मेरा सिंपल क्वेश्चन, जुडिशियल ऑर्डर इन फील्ड है या नहीं, मुझे है इन फील्ड, तो उसको अमल दरामद करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर इतराज है तो इलेक्शन कमीशन दरखास्त करे। काजी साहब क्यों इस पे रिएक्ट कर? सवाल सादा है। आप काजी साहब भी उस टाइम देखिए, मेरी मजबूरी है। हाफिज साहब, मैं एक पहले उनसे एक सवाल कर लूं, फिर आपके पास आता हूं। मेरी एक मजबूरी है, मैंने प्रोग्राम करना है ना। काजी साहब को मैं सिर्फ, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, किस मुअज़्ज़ज़ जज के चैम्बर में मीटिंग हुई? देखिए, बिल्कुल ये बात जो है, ये इलेक्शन कमीशन, ये ग्राउंड जो 9 सवाल काजी फैसल साहब ने उठाए हैं, ये अपनी रिव्यू में डाले और रिव्यू फाइल करे उस पर। लेकिन चीफ जस्टिस काजी नहीं किया उस पर, इस पे नहीं किया, इस पे चीफ जस्टिस काजी फैसल, लेकिन जो पहले किया हुआ है वो किधर है? तो बिल्कुल वो लगना चाहिए। क्यों नहीं लग रहा? वो कमेटी में सरबराह है चीफ जस्टिस काजी फैसल, अब बना लें, अब तो कमेटी में मेजॉरिटी है। अच्छा चलो ठीक है। हाफिज साहब ये बताइएगा, आप इस बारे में आप क्यों जम्पशन पे जा रहे हैं? वो जो हसनात बात कर रहे हैं कि 12 जुलाई का 12 जुलाई के फैसले में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो फिर एतराज़ बनता तो नहीं आप? अच्छा सर, इस तरह 12 जुलाई के फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, आप हमारे पास आ जाए। सही है। उन्होंने उसके अंदर 4 या 5 एतराज़ कर दिए कि जी आर्टिकल 51 के नीचे डबल डिक्लेरेशन नहीं हो सकता, पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, सेक्शन 104 के होते हुए जो है जितनी देर इलेक्शन शेड्यूल के अंदर नहीं आप करेंगे, एंटरटेन नहीं कर सकते, एक दफ़ा आप डिक्लेरेशन अब आ जाता। अच्छा, अब और उसके बाद उन्होंने रिव्यू भी फाइल कर दिया, रिव्यू भी फाइल हो गया, क्लैरिफिकेशन भी आ गई। अब वो जो क्लैरिफिकेशन है, आप मुझे कहें कि मैं आपको क्लैरिफिकेशन मेरे से पूछ लें, मैं आपको रिटर्न दूं, तो आप पे ये बनता नहीं है कि मुझे बुला के सुन तो लें कि जो आपकी क्लैरिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन तो करें ना। इशू यहाँ पे ये आया। अच्छा, आपका जो मेन ऑब्जेक्शन है वो ये कि इलेक्शन कमीशन को बुला के सुना नहीं गया, इस वजाहत से ये रिव्यू तो नहीं सुन रहे थे ना, ये क्लैरिफिकेशन देखिए ना, पॉइंट तो है, रिव्यू तो नहीं, और ये उस ऑर्डर को उन्होंने किया। ये हसनात का पॉइंट तो दुरुस्त है ना कि ये रिव्यू नहीं है, इनबिल्ट रिव्यू है, ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, इनबिल्ट रिव्यू है। वो इसलिए इनबिल्ट रिव्यू है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कंक्लूसिव होता तो क्लैरिफिकेशन की नौबत नहीं आती। इनबिल्ट रिव्यू क्या होता है? इनबिल्ट रिव्यू ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करती है, आपके पास आर्टिकल 188 के नीचे राइट है कि आप चले जाएं। यहां पे आप कभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक फैसला किया और कहा आप मेरे फैसले के अमल दरामद के दौरान अगर आप प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आए और मेरे से पूछ लें? और पूछा तो अच्छा और एक आगे चीज पाकिस्तान का जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 10-12 से आया है, कोई भी कॉज लिस्ट जो जारी होती है बंडे से ऑनवर्ड्स जो है, चाहे छोटा मामला है या बड़ा मामला है, वो कमेटी में ही जाता है, कमेटी ही फैसला करती है और कमेटी के बगैर कोई केस फिक्स नहीं होता।